हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे आपका जो एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को लगा हुआ है सीटेट का। इसको टारगेट करते हुए हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के 100 प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा जिनको डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा क्योंकि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन मानता था कि हमारे कृत्य, हमारा जो एक्शन है उसका परिणाम ही कर्म है? महावीर, अनघ, बुद्ध या फिर पाणिनि? तो आपको बताते चलें कि महात्मा बुद्ध का ये मानना था। किसका? महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि हमारे कृत्य, हमारा जो एक्शन है उसका परिणाम ही कर्म है। कौन मानते थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे यह आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। किसके? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो है लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि इनका संबंध किस वंश से था, तो जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, इनका जो संबंध था वो शाक्य वंश से था। किससे था? शाक्य वंश से ये संबंध रखते थे। अरिकामेडु का रोमन नाम क्या था? अरिकामेडु का रोमन नाम पूछ रहा है। देखिए, अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। क्या था? पोडुका। पोडुका अरिकामेडु का रोमन नाम था। अरिकामेडु की अगर बात करें तो ये है क्या? अरिकामेडु एक समुद्री पत्तन था। यहाँ दूर दूर से जो जहाज आते थे उनसे जो है कि सामान उतारा जाता था अरिकामेडु पर। ओके, जिसका रोमन नाम पोडुका था। क्या था? पोडुका था। ये क्वेश्चन आपका 19 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया था? वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना या खालसा संस्था का निर्माण करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? वो कौन से स्थान थे जहां सन 1857 में विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जा रही थी? वो स्थान आपके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास थे जहां सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे वो स्थान। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी। जो मराठा सेना थी वह एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? जो मराठा सेना थी जिसके सैनिक बहुत ताकतवर थे, जिन सैनिकों ने अपनी सेना को ताकतवर बनाया वो कुनबिस जो समुदाय है उससे आने वाले व्यक्ति थे। जो अधिकांश सैनिक थे वो कुनबिस जो समुदाय है उससे संबंध रखते थे। ठीक है, तो मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसके जो सैनिक थे वो कुनबियों से संबंध रखते थे, कुनबिस समुदाय से संबंध रखने वाले थे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया गया है? देखिए, विशिष्ट लक्षण जो बृहस्पति है, क्या ये बाह्य ग्रह है? जी हाँ, इसकी विशेषता यह है कि ये बाहरी ग्रह है। जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी की विशेषता है। जो शुक्र है यह चट्टानों से बना हुआ है। तो शुक्र की विशेषता क्या है? यह चट्टानों से बना हुआ है। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं मंगल लिखा होता तो उसकी विशेषता क्या है? मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगर अरुण लिखा होता तो अरुण की विशेषता यह है कि उसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा क्योंकि ए बी सी तीनों इसमें आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है कौन सा भ्रंशोत पर्वतों का उदाहरण है? कौन है? वह आपका वॉसजेज है। कौन? वॉसजेज पर्वत भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ओके, अगर बात करें अरावली, अरावली पर्वत को वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। किसका? वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ओके। और अगर जैसे हिमालय की बात करें
तो भारत का हिमालय, रूस का यूरोल, उत्तरी अमेरिका का रॉकी और दक्षिण अमेरिका का एंडीज मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भ्रंशोत पर्वतों का उदाहरण आपका वॉस जज हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है। जो अमन है वो रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है। हालांकि यहाँ पे मैप की आवश्यकता थी जो अभी अवेलेबल नहीं है। अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? तो अगर डायरेक्शन आपको देखनी है तो आपके लिए उसके लिए मैप की आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसमें हम आपको बता देते हैं, अगर अमन रांची से हैदराबाद जा रहा है तो वह दक्षिण पश्चिम से क्या, तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। किस में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, क्योंकि रांची की अपेक्षा हैदराबाद जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तो पृथ्वी की कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत जो है वह आपकी निकल व लोहे से बनी हुई है। किससे? निकल और लोहे से बनी हुई है। पृथ्वी की जो सतह है सबसे ऊपरी परत, उसको भूपर्पटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको भूपर्पटी भी कहा जाता है, और ये सबसे पतली परत होती है। ये मुख्य रूप से आपकी सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। तो इसमें आपका जो आंसर था वह राइट हो जाता है, सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं? इनके जीवाश्म आपके अवसादी शैल में पाए जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में पाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन है। तो इसके लिए उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया? इसके लिए उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया, यानी कि अनेकता में एकता की बात की उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि पूरा भारत में अनेकता होने के बाद भी एकता, हम सभी अलग अलग जातियों के हैं, धर्म के हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो अनेकता होते हुए भी एकता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो ये दलित है, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पीड़ित या शोषित, दबाया हुआ, जिनका हक छीन लिया गया होता है उसे दलित कहते हैं। ठीक है, और इस अर्थ में आपके हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद हैं। तो जिनका हक मार लिया जाता है, जिनका शोषण कर लिया जाता है, जिनका जो है कि जिनको दबाया जाता है, उन्हें दलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें दलित कहा जाता है। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला जो अधिनियम है वह आपका 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन इज नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था? स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार ने उस कानून को पारित किया जो अभी भी भारत में लागू है। कौन सा वो कानून है? वह आपका जो कानून है सेडिशन एक्ट है, जिसको राजद्रोह का कानून कहते हैं। ठीक है, सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो अब भी भारत में लागू है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, देखिए, नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? तो नेपाल में जो है कि राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जो परिवर्तन आया वो 2008 में हुआ। ओके, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन आया। बात क्लियर? नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन
आया 2008 में नेपाल में। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सार्वभौमिक वयस्क या फिर मौलिक अधिकार। संविधान का जो भाग 3 है, आपको बताते चलें, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में निहित है। किसमें? फंडामेंटल राइट्स इसमें आपके निहित हैं भाग 3 में। ओके, बात क्लियर होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। बहुत फास्ट रिवीजन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें आपके 4 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? उसमें आपका देखिए पुलिस आ जाती है, लोक अभियोजक आ जाता है, बचाव पक्ष के वकील होते हैं और एक तो न्यायाधीश होता है। ठीक है, पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश, ये आपके 4 प्रमुख अंग हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के। किसके? आपराधिक न्याय प्रणाली के। अगला क्वेश्चन, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया है? सच्चर आयोग ने मुस्लिम, क्या सच्चर आयोग ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया था। किसने? सच्चर आयोग ने। ओके, किस समुदाय की? मुस्लिम समुदाय की। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत, आपको नैरेटिव्स सुना रहे हैं, वृत्तांत डैश को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। तो ये जो नैरेटिव्स हम क्लास में करते हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या होता है? ये समानुभूति प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, वृत्तांत समानुभूति को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। समानुभूति व्यक्ति की वो गहरी संवेगात्मक समझ और क्षमता है जिसमें वो स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति को जोड़ करके उसकी महानता को महसूस करता है। इसलिए एम्पैथी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एम्पैथी। क्वेश्चन कहता है अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, उस पर बच्चों में मतभेद है, ठीक है, अलग अलग उनके ओपिनियन हैं, विचार हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है, कौन सा मेथड अति उपयुक्त रहेगा वहां पे जहां बच्चों के अंदर जो है उनके अलग अलग विचार हैं? तो उस समय डिस्कशन कराना आवश्यक हो जाता है, उसमें परिचर्चा कराना आवश्यक हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन से ये होता है कि किसी भी टॉपिक पर आप अपने विचार रख रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं। इससे क्या होगा? जो मतभेद होगा उसमें कहीं ना कहीं उन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक कंक्लूजन निकल करके आएगा, एक निष्कर्ष निकल करके आएगा। तो डिस्कशन जो है वो जरूरी हो जाता है जहां मतभेद होते हैं। एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है। जो द्वितीयक स्रोत होता है उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? द्वितीयक स्रोत में आपका जैसे यहाँ पे तो भारतीय क्रांतिकारियों पर जो पाठ्यपुस्तक है, अ टेक्स्ट बुक ऑन इंडियन रिवोल्यूशनरीज, ये आपका द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, अब द्वितीयक स्रोत में आपके जैसे बुक्स हो गई है ना, और कोई जीवनी हो गई, ये आपका बुक्स उसमें सेकेंडरी जो सोर्स हैं उनके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान में अध्यापक सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत क्यों है? विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत क्यों है? देखिए, आकलन इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थियों की समझ को समझा जाए, उनकी क्षमताओं को जाना जाए, इसीलिए आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों की समझ कितनी है, विद्यार्थियों की क्षमताएं कितनी हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। साल के अंत में, पूरे वर्ष के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता होती है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन या फिर सहपाठी आकलन। तो वर्ष के अंत की बात हो रही है। वर्ष के अंत में आपका योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट किया जाता है। ओके, ये जो पूरे वर्ष के अंत में समेटिव आकलन किया जाता है, इससे छात्रों के ज्ञान और
उन्होंने जो भी स्किल्स को गेन किया है उनको मापने के लिए योगात्मक मूल्य आकलन की आवश्यकता होती है। योगात्मक आकलन आपको अपने छात्रों को उनकी ताकत की पहचान करने और उन्हें अपनी कमजोरियों को जानने, उन्हें सॉल्व आउट करने में हेल्प करने में भी मजबूत बनाता है। ये छात्रों की ताकत और कमजोरियों को भी आपके सामने रखता है। योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, ठीक है, बात क्लियर हुई। पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, इसकी समझ के लिए जो रोटेशन है, घूर्णन की जो अवधारणा है वो आवश्यक समझी जाती है। देखिए, पृथ्वी का जो रोटेशन है वो 24 घंटे में, पृथ्वी का जो रोटेशन है वह 24 घंटे में पूरा होता है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। और ये जो दैनिक गति है ये दिन और रात के घटित होने के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, तो अगर हमें दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए हमें रोटेशन को समझना होगा। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें समानता के साथ साथ विविधता भी है। समानता तो है ही लेकिन उनमें अंतर भी है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। क्या इसमें एक तरफ समानता और दूसरी तरफ विविधता दिखाई दे रही है? समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। क्या इसमें किसी प्रकार की कोई समानता दिखाई दे रही है विविधता के साथ? समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और अमीर ने पुराने कपड़े पहने। समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है, जहां महल और झोपड़ी में किसी प्रकार की कोई समानता दिखाई नहीं दे रही है। वहां पे दीपावली में समीर नए कपड़े पहन रहा है और वो पुराने कपड़े पहन रहा है, ठीक है, विविधता है, समानता नहीं है। दूसरी बात, समीर स्कूल जा रहा है और मिहिर अखबार बेच रहा है, किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। लेकिन यहाँ पे समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी समानता है। समानता क्या है कि समीर जो रंग भर रहा है वह भी चित्र में ही रंग भर रहा है, जबकि जो मिहिर है उसको भी चित्र बनाना ही पसंद है। हालांकि वो अलग चीज़ है, ये रंग भर रहा है और ये चित्र बना रहा है, ठीक है, ये विविधता है। लेकिन रंग भी तो चित्र में भरा जाएगा और वो चित्र बना रहा है, ये दोनों में समानता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति क्या ये केंद्र सरकार द्वारा होती है, या विधानसभा परिषद के सदस्य, राज्यपाल, या फिर मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे जो आपके गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह आपकी केंद्र सरकार द्वारा होती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और जो राज्यपाल होता है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें किसमें आपको लग रहा है कि इसमें जो है कि नौकरी की सुरक्षा वाला ये रोजगार है, इसमें नौकरी सुरक्षित है? जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली वेज लेबर है, रोज का इतना पैसा मिलता है, उसको दिन भर काम करता है, शाम को 150-200 रुपये लेकर के घर जाता है, क्या यहाँ पे उसके नौकरी की सुरक्षा है? या जो अनियमित है, कैजुअल है, कभी जो है काम पे चला गया, कभी नहीं गया, ठीक है, कभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, या यहाँ पे उसकी नौकरी की सुरक्षा हो रही है? जो एक रेगुलर वर्कर है उसकी नौकरी की सुरक्षा वाला रोजगार है ये? या फिर जो मौसमी कर्मचारी होते हैं कि यदि सीजन आया, काम ज़्यादा आया तो उनको बुला लिया गया, काम कम पड़ गया तो उनको हटा दिया गया? यहाँ पे ना तो आपके नौकरी की सुरक्षा वाला रोजगार ये है, ना तो ये है, ना तो मौसमी है। जो एक रेगुलर वर्कर है उसके नौकरी की सुरक्षा वाला रोजगार है आपका रेगुलर वर्कर, नियमित कर्मचारी। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? किसे हम बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई हो। आपके सीटेट के एग्जाम में जो ये शब्द होता है केवल, ये निगेटिव वर्ड होता है, जहां पे आपको केवल,
ओनली लिखा मिल जाएगा, वो ऑप्शन आपका 99.99% गलत होगा। यहाँ पे केवल की तरफ हम नहीं जाएंगे, जहाँ पे केवल सरकार की बात रखी जाए वो हमारा संतुलित मीडिया रिपोर्ट नहीं कहेंगे उसको, ये ऑप्शन आपका कट जाता है। वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलता है, ये निजी कंपनियों के खिलाफ बोल रहा है, तो ये भी आपका संतुलित मीडिया नहीं है। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करता है, या फिर वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो, तो जो संतुलित मीडिया होगा वह सभी पक्षों की बात रखी जाएगी। जो मीडिया सभी पक्षों की बात रखता है वह आपका संतुलित मीडिया कहलाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पीड़ित समुदायों की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है वो आपका संतुलित मीडिया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो यह आपके धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म, किससे? धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म जो सिद्धांत है ये हमें यह धर्म की स्वतंत्रता देता है। ओके, संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन एवं अनुसरण करने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता संविधान के धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? धौलगिरी पर्वत, या फिर धौलगिरी पर्वत के क्षेत्र में, न्यामगिरी पहाड़ी, चिरमिरी पहाड़ी, या फिर गिरिडीह पर्वत, किसकी बात हो रही है? देखिए उड़ीसा का जो आपका न्यामगिरी पहाड़ी है, उड़ीसा के न्यामगिरी पहाड़ी क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में जो है आंदोलन चलाया गया। किसकी बात हो रही है? न्यामगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में, न्यामगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन इज बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? किसमें किया गया है? तो यह आपका जो विनय पिटक है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक है, यह आपका एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या दी गई है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद कहते हैं उनको। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा चुनौती दी, या अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, धर्मावधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा। कबीर ने उसके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा दी थी। किसके द्वारा? पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। कबीरदास जो थे वह निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कौन थे? निराकार ब्रह्म के उपासक थे। क्वेश्चन कहता है हेनरी डेरोजियो, क्या हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? हेनरी डेरोजियो जो थे वह यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवक थे। हेनरी डेरोजियो जो थे वो आपके यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। बात क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेब्राडोर धारा एक डैश है। जो लेब्राडोर की धारा जो है वह आंध्र महासागर में बहने वाली कोल्ड करंट यानी शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की धारा
आंध्र महासागर में अच्छा ये भी तो पूछ सकता है कि किस जो लैब्राडोर धारा है वह किस महासागर में बहती है। यह आपकी आंध्र महासागर में बहने वाली धारा है। ओके, कैसी धारा है? ये कोल्ड धारा है, यानी कि शीत जल धारा है, कोल्ड करंट है, ठंडी जल धारा है आपकी लैब्राडोर धारा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक हैं? तो देखिए मृदा के निर्माण में आपका एल्टीट्यूड एंड स्लोप, तुंगता एवं ढाल भी आपका हेल्प करता है, और जो फ्लोरा एंड फौना है यानी कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत ये भी हेल्प करते हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल ये भी हेल्प करते हैं, टाइम भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन सही है, तो हम ऑप्शन डी ऑल ए बी सी डी के साथ में चले जाएंगे। ठीक है, मृदा के निर्माण में आपका एल्टीट्यूड, स्लोप, फ्लोरा, फौना, टेम्परेचर, रेनफॉल, टाइम ये सभी चीजें इसमें आपकी सहायक होती हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखिए सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, या फिर बराबर दिन और रात होती है, सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात, या फिर निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगी। क्या होगा? सभी स्थानों पर दोपहर होगी, मिड डे होगा। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। यह हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। जो हिमाचल है, ये जो हिमालय है इसकी मध्यवर्ती श्रेणी है हिमाचल। ओके, और इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय किसको कहते हैं? हिमाचल को लघु हिमालय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वो कौन सी गैस है? देखिए आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस गैसों में आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस आ जाती है, मीथेन जिसको हम CH4 भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित होते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? अगर हम ये क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं कि सहारा रेगिस्तान के जो लोग हैं वो भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं, यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। ये बच्चे की हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना को जांचेगा, उसके रीजन तर्क शक्ति को जानेगा, या फिर अर्थ निकालने को जानेगा, या बच्चा कितना सामान्य अनुमान लगा सकता है इसकी बात जानेगा। जब हम बच्चों से ये पूछते हैं, जब हम बच्चों से किसी भी चीज़ को लेकर के क्यों पूछ लेते हैं, ठीक है, जो व्हाय है ये ऐसा शब्द है जो बच्चे की तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। अगर हम किसी बच्चे की जो है कि क्षमता को आंकना चाहते हैं तो हम उससे व्हाय लगा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। इससे बच्चे की तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का जो है प्रयास किया जाता है और यह हेल्प करता है। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? देखिए अनुबंध, मौखिक परीक्षा, बहुविकल्पी प्रश्न या फिर प्रायोगिक प्रदर्शन। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। भूगोल की बात हो रही, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट, किसकी बात हो रही है? मानक संदर्भित टेस्ट, जिसको नॉर्म रिफरेंस टेस्ट भी कहते हैं ज्योग्राफी में। निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? तो अगर हम नॉर्म रिफरेंस टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इज द बेस्ट वे। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या होगा? प्रायोगिक प्रदर्शन की अभिकल्पना सबसे अधिक उपयुक्त इसमें रहेगी, जिसको हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। अगर हम बच्चे से ये पूछते हैं कि आपके पड़ोस में जो है कि जो भूमि है उसका प्रयोग किस किस प्रकार से हो रहा है वो बताइए, तो इसका मतलब है हम बच्चे के ऑब्जर्वेशन को जांचना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को जब हम अवलोकन करते हैं, उस चीज का ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो उसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा कभी कि हमारे पड़ोस में कौन कौन सी कैसी जमीन है, किस किस प्रकार का उस पर कैसे कैसे उसका प्रयोग हो रहा है, कौन कौन सी खेती हो रही है, अगर बच्चे ने कभी ऑब्जर्व किया है देन ही कैन जो है वो लिस्ट बना सकता है, सूची बना सकता है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कहता है देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागवान और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें राइट क्या होगा, देखिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, ठीक है, और इनमें कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले छोटे शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो इन पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। इन वनों के पेड़ हमेशा पूरे साल हरे भरे दिखाई देते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ आपकी ओरिजिनल रॉक हैं, दूसरी तरफ मेटामॉर्फिक रॉक हैं, जिनको हम कायांतित शैल भी कहते हैं। लाइम स्टोन चूना पत्थर किस मेटामॉर्फिक रॉक से मैच करेगा, तो जो मूल शैल है आपकी यानी कि जो चूना पत्थर है वह आपका मार्बल के साथ मैच करेगा, यानी कि संगमरमर के साथ जाएगा। क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी किस मेटामॉर्फिक रॉक के साथ मैच करेगी, चिकनी मिट्टी आपकी स्लेट के साथ सही मैच दी गई है। बलुआ पत्थर क्या ये मार्बल के साथ मैच करेगी, जी नहीं। बलुआ पत्थर अगर यहाँ पे हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्टजाइट है, क्या अगर यहाँ पे क्वार्टजाइट लिखा होता, क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे क्वार्टजाइट लिखा होता देन ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन संगमरमर लिखा है, ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसको हम काट देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए और बी बचता है, यानी कि ए और बी दोनों आपके यहाँ पे सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है। कौन सी गैस है जो वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है, तो वह आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है। वायुमंडल में जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है, और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए ये वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लगभग 2300 वर्ष पहले तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे, तो लगभग 2300 साल पहले तमिल क्षेत्र में जो लार्ज लैंड ऑनर्स होते थे उनको वेल्लार कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था। क्या नाम, वेल्लार नाम दिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है हमें ज्ञात है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो इतिहास को पढ़ने वाले होते हैं, है ना, अभी पीछे क्वेश्चन हम को मिला था। तो क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, किसके प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था। क्या साक्ष्य मिला होगा उनको, जो है कि
अ टॉय प्लो, खिलौना हल मिला है। क्या मिला है? खिलौना हल मिला है, जिसके ये पता लगता है कि उन्होंने हल का प्रयोग किया होगा। ओके, आपको बताते चलें कि हड़प्पा रावी नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वह कहाँ स्थित है? रावी नदी पर। ओके, जो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात करें तो दयाराम साहनी ने, किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना की गई थी। जो तमिल महाकाव्य है सिलप्पदिकारम की रचना की गई थी, किसके द्वारा? यह आपकी इलांगो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो रचना का श्रेय है वो इलांगो आदिगल को जाता है। यहाँ पे इसके साथ के नाम के साथ आदिगल भी लिखा हुआ मिल सकता है। इनका नाम इलांगो आदिगल है। ठीक है, इलांगो एक चेर राजकुमार, जैन भिक्षु और कवि भी थे। ये जैन भिक्षु और कवि भी थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? वह भाषा आपकी मलयालम थी। ठीक है, कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग? मलयालम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। जो मलयालम है यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख भाषा है, जो मुख्यतः केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 50 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को लगा हुआ, आप सभी को पता है। एंड जितना क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट निपटाते हैं। देखिए, बस रिवीजन कर लो जितना हो सके। आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कमेंट्स अच्छे रहेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर हम और भी 100 क्वेश्चन कलेक्शन कंप्लीट करवा देंगे। कम से कम 500 क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। पहला, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही हैं। पहली सूती कपड़ा मिल डैश में स्थापित की गई थी। जो पहली सूती कपड़ा मिल है वह बम्बई में स्थापित की गई थी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित की गई थी। अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, 7 जुलाई 1854 ईस्वी को जो है किसके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम कवासजी डावर था, जिनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई? 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना करने का कारण जाति उन्मूलन था। किसके लिए की गई? 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना जाति उन्मूलन के लिए की गई थी। किसके लिए? जाति उन्मूलन के लिए। इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहताजी, पांडुरंग और उनके दोस्तों के एक समूह ने की थी। ठीक है, जाति उन्मूलन के लिए। ऑप्शन में आपका जो बी था वह राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है? कौन थे वो? वह आपके पेरियार थे। कौन? पेरियार। पेरियार हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। कौन? पेरियार। ये हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया। तो पेरियार थे। ये ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक क्रम का मतलब है कि आप इसमें से ये बताएंगे कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ, कौन उसके बाद में हुआ, कौन उसके बाद में हुआ, यानी कि एक सीक्वेंस में हमको इनको लगाते चलना है। तो अगर आपको पता होगा, याद होगा, इनकी तारीख याद होगी, तो आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका दांडी मार्च। दांडी मार्च जो आपका हुआ था ये 12 मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था। राइट, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था।
तारीख लिख लीजिएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ सेकंड नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर आता है आपका रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, ये कब हुआ था? रॉलेट जो सत्याग्रह है ये आपका 6 अप्रैल 1919 में हुआ था, राइट, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। लिख लीजिए, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, आप लिख लीजिए। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 में हुआ था। अब इसमें देखिए सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले जो आपका 6 अप्रैल 1919 है, ये इसमें सबसे पहले आया है, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर नवंबर 1919 आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ ठीक है। तो 6 अप्रैल 1919 यानी कि ऑप्शन सी सबसे पहले आएगा। ऑप्शन सी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, रॉलेट एक्ट आपका 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद आपका हुआ है खिलाफत आंदोलन, जो कि नवंबर 1919 में हुआ था, जो डी सेकंड नंबर पे आ गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आंदोलन हुआ था? वह आपका दांडी मार्च था, जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो ए आ गया। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में गया है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ है, इसलिए बी जो है वो सेकंड और लास्ट नंबर पे आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट हो जाएगा। एक बार अगर आपने लिखा है तो मैच कर लीजिए। दांडी मार्च आपका कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919। राइट, बात क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कहता है विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? ये आपको याद हो गया होगा, पिछली क्लास में भी कराया था। विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये शब्द जवाहरलाल नेहरू के हैं। किसके हैं ये शब्द? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। विविधता में एकता, हमारे भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। डैश वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। ये आपका जो है आउटग्रुप होगा, या पूर्वाग्रह होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, या फिर वो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तो आपको बताते चलें, स्टीरियोटाइप यानी कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। कौन सी धारणाएं? रूढ़िबद्ध धारणाएं, स्टीरियोटाइप ही वो विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, एक छवि में उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है? ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में जो एक लेखपाल होता है उसका काम है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, यह लेखपाल का काम होता है। किसका काम होता है? लेखपाल को आप सभी जानते ही होंगे। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है? पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, किसको? ग्राम सभा के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति दी जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले अगर पूछ ले आपसे, सबसे पहले अगर पूछ ले तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी। ओके, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी, और इसके बाद ये प्रणाली आंध्र प्रदेश में लागू की गई। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, ये सुनिश्चित करने के लिए। किस लिए? मछलियों की संख्या, आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है, इसलिए वो मछलियां पकड़ने नहीं जाते। या फिर बड़े जाल पोत यानी ट्रोलर इस अवधि या समय मछलियां पकड़ सकते हैं। या फिर नाव सुरक्षित रहें, इसीलिए वो
नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि मछलियों की संख्या, आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है, इसीलिए वो जो है मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते। ऑप्शन जो ए है, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन आपका ए राइट है इसमें। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं क्या कहलाता है? जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ओके, अगर अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, अगर ये पूछ ले आपसे चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग के जो पहले कार्यकारी सुकुमार सेन थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन, जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है? जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो गया। बहुत फास्ट रिवीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहता है, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय हमारे पास भी नहीं है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? जो आपराधिक न्याय प्रणाली होती है उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी पीछे भी हम लोगों को मिला था। इसमें आपका जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें जो है जो न्यायाधीश होते हैं वह भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, पुलिस भी मुख्य भूमिका निभाती है, सरकारी वकील भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तीनों बातें सही हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है? किस संगठन ने? तो वह आपका सफाई कर्मचारी आंदोलन है। सफाई कर्मचारी आंदोलन संगठन ने उच्चतम न्यायालय के सिर पर मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में सिर पर मैला ढोने की प्रथा के आज भी चलते रहने के विरुद्ध याचिका दायर की, यानी कि वो अपने सिर पर मैल नहीं उठाएंगे, गंदगी नहीं उठाएंगे। ठीक है, इस बात को लेकर के उन्होंने क्या किया है? याचिका दायर की है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को, सामाजिक विज्ञान की टीचिंग को ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे। बिल्कुल क्रिएटिव अप्रोच होनी चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करे एंड भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जब तीनों ऑप्शन सही हैं, हमारा ए बी सी तीनों बातें सही हैं, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों राइट हो जाते हैं। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्नलिखित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरक्षण के विषय पर अगर जो है कि टीचर डिस्कस कर रहा है टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, एक तो इक्वलिटी का यानी कि समानता का, दूसरी समता का, तीसरा न्याय का, और चौथा नहीं, रूढ़िवादिता का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूढ़िवादिता को इसमें से हटा दीजिए। अगर आरक्षण के विषय पर एक अध्यापक चर्चा कर रहा है तो उसको जो है कि समानता, समता, न्याय, इन सभी विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मानचित्र एक स्थान को ढूंढना, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना डैश के साथ रिलेट है। किसके साथ यह रिलेट करता है? विवेचनात्मक परिप्रश्न के साथ या फिर आपका बोध विश्लेषण कौशल। विच ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर? तो अगर बच्चा मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढ रहा है, इसका मतलब वह कौशल के साथ संबंध है, वह आपका स्किल्स को डेवलप कर रहा है।
ठीक है। स्किल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौशल के साथ संबंध है, यह आपका कौशल के साथ। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडस शब्द को संस्कृत में हिंदोस, इंडोस, सिंधु, भारत क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस जो शब्द है ये संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, जो सिंधु इंडस नदी का स्थानीय नाम है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? इसमें कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? वह आपका ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी एक महापाषाण युगीन स्थल है। महापाषाण काल के लोग पशुपालन, कृषि कार्य जैसी क्रियाएं करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था? तो जो कानून उन्होंने पारित किया था उसे क्या कहते हैं? उसे कैलिको अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? उसे कैलिको अधिनियम कहा गया। बात यहाँ पे 1720 की हो रही है। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के कैलिको अधिनियम पारित किया। क्या? कैलिको अधिनियम पारित किया। ओके। सूती वस्त्र जिसे पुर्तगाली मसालों के साथ यूरोप वापस ले गए उसे कैलिको यानी कि कालिकट से प्राप्त कहा जाने लगा, और बाद में कैलिको सभी सूती वस्त्रों का सामान्य नाम बन गया था। जो कैलिको है सभी सूती कपड़ों का नाम कैलिको बन गया था, हो गया था। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आप सभी को पता होगा किसने आर्य समाज की स्थापना की। वह आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके। और अगर पूछ ले तो 1875 में की थी। कब आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ 1875 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ जो है वो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। संविधान सभा की बैठकें किस या फिर किन स्थानों पर हुई थी? संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, कहाँ कहाँ हुई? तो जो संविधान सभा की बैठक थी वह कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। प्रथम बैठक की बात हो रही है जो कि आपकी जो है नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। कौन सा कथन सही है इसमें? देखिए कथन आपके क्या है? कथन है कि बाह्य ग्रह जो हमारा आउटर प्लैनेट है वह चट्टानों से बने हैं, या जो आउटर प्लैनेट्स हैं वह आपके आकार में छोटे ग्रह हैं। जो आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है या आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। राइट क्या होगा? जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है? आंतरिक ग्रह देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के स्थित हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ठीक है। और तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं, बात क्लियर है। धातुओं से बने हैं, ये उच्च घनत्व वाले भी होते हैं, बात क्लियर हुई। ऑप्शन आपका डी इसमें राइट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा और फास्ट चलते हैं। सौर समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए जो समताप मंडल है हमारा यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ऑलमोस्ट फ्री होती है फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन। ओके। कौन? समताप मंडल। इसमें ओजोन की परत होती है। किसमें? समताप मंडल में हमारी ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं। ठीक है। और इस मंडल में बादलों एवं मौसमों संबंधी घटनाएं नहीं होती। बादल एवं मौसम की समस्त घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं?
क्षोभ मंडल में होती हैं, ये आपकी समता मंडल में नहीं होती। ऑप्शन ए और बी आपके दोनों राइट हो जाते हैं। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 13 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। वह आपका मुसलमान और बौद्ध हैं। लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ओके, इस क्षेत्र में 400 साल से भी पहले इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहाँ मुस्लिम आबादी काफी मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? बहुभाषी समाज, क्या ये विविधता का उदाहरण नहीं है? जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद या फिर बहुसंस्कृतिवाद? तो देखिए यहाँ पे जाति व्यवस्था, जो हमारा कास्ट सिस्टम है, ये विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता। विविधता से मतलब होता है जहां विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, बहुसंस्कृतिवाद, बहुभाषा के समाज हों, वो विविधता होती है। ठीक है, जाति व्यवस्था अगर है तो जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम जो है, ये विविधता का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? जिसको हम ईवीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम है। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह आपका 1999 में हुआ था। कब हुआ था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा डैश के द्वारा किया जाता है। कई जिलों में भूमि के मामलों का जो निपटारा है वह तहसीलदार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तहसील के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जमीन संबंधी विवादों का निपटारा सिविल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें तहसीलदार की भूमिका प्रमुख होती है। कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? कौन सा आंदोलन? वह आपका नागरिक अधिकार आंदोलन था। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के समान अधिकारों की मांग कर रहा था। यह आंदोलन आपका 1954 से 1968 के बीच शुरू हुआ था। ओके, ऑप्शन इसमें जो आपका बी था वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच में उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। उनके बीच, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच एक सैद्धांतिक फासला है। एक सैद्धांतिक फासला है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित, बात कहाँ की हो रही है? उड़ीसा की हो रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? यह आपका डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। ओडिशा यानी कि ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी डोंगरिया कोंड जनजाति का इलाका है। यह जनजाति आदिवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण लगातार विस्थापित हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? देखिए, राजपूत वंश ये तो दिल्ली सल्तनत का भाग है। मंगोल ये कहा नहीं जा सकता। प्रारंभिक तुर्की शासक ये भी दिल्ली सल्तनत का भाग है। सैयद वंश भी दिल्ली सल्तनत का भाग है, जबकि यहाँ पे जो मंगोल है यह दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। मंगोल मध्य एशिया, जो मंगोल है यह आपका मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है। मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका राजपूत वंश, प्रारंभिक तुर्की एंड सैयद वंश ये सभी दिल्ली सल्तनत के भाग थे। मंगोल जो है वह एक जाति है। परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था? सती प्रथा के उन्मूलन, या फिर प्रतिष्ठा के लिए विवाह, या फिर आपका बाल विवाह, जाति व्यवस्था? तो वह थी आपकी जाति व्यवस्था। परमहंस मंडली का जो गठन है वह कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए हुआ था।
परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसे 1849 में बॉम्बे में स्थापित किया गया और मानव धर्म सभा से संबंधित है। आपकी परमहंस मंडली की बात हो रही है। क्वेश्चन कहता है सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय भी बढ़ता जाता है। सीधी सी बात है, ऑप्शन ए राइट है। फिर से सुनिए, सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। जैव मंडल में सभी जीवित जीव जंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं पर निर्भर नहीं हैं, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं पर संबंधित नहीं हैं, ना तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं ना ही निर्भर हैं, या फिर एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर भी हैं। देखिए हमारे बायोस्फीयर में, हमारे जैव मंडल में सभी जीव जंतु जो हैं वह एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। जितने भी जीव जंतु हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पे निर्भर भी हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे कहाँ? देखिए ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि जो लोग मौसमी आवागमन करते हैं, यानी कि किसी मौसम विशेष की वजह से किसी दूसरे स्थान पर चले गए, दूसरा मौसम आया तो वो दूसरे स्थान पर चले गए, ये ऋतु प्रवास होता है कि अपने ऋतुओं के हिसाब से अपने आवास को बदल लेना। तो इनकी तो अक्सर लोग रहते थे शहरों में, स्थायी बस्तियों में, अस्थायी बस्तियों में, खुले में, बिना किसी आश्रय के। तो ऐसे लोग जो है वो अस्थायी बस्तियों में रहते थे, क्योंकि इन्हें जो है कि समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता रहता था। तो इनका जो सेटलमेंट होता था वो टेम्पररी होता था, कुछ समय के लिए अपना जो रहने का स्थान बनाते थे, सेटलमेंट बनाते थे, बस्तियां, उसके बाद फिर उसको उजाड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे। ओके, बात क्लियर हुई। अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग क्या होगा? अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग जो है वह नीला होगा। क्या होगा? उसका जो रंग है वह नीला होगा। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है? एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं, कुछ क्रिसमस का। तो ये तो विविधता है कि वो अपना अलग धर्म मानते हैं, वो अपना अलग धर्म मानते हैं, दोनों अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं। ये विविधता है, ये भेदभाव नहीं है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं, कुछ को जमीन पर बैठाया जाता है। ये तो आप सरासर भेदभाव कर रहे हैं भाई। कुछ किसी को कुर्सी पर बैठाया है, किसी को नीचे बैठाया है, ये भेदभाव है, ये गलत है। अगर आपको सबको बैठाना है तो कुर्सी पर बैठाओ, और नीचे बैठाना है तो सबको नीचे बैठाओ, है ना? ये भेदभाव है। एक बाजार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं, कुछ फल बेचते हैं, ये अपना अपना अलग अलग चॉइस है, ये भेदभाव नहीं है। एक गली में कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं तो कुछ पीले हैं, ये तो विविधता है, ये अंतर है, डाइवर्सिटी है, ये भेदभाव नहीं है। भेदभाव यहाँ पे हो रहा है, कुछ बच्चों को आपने कुर्सी पर बैठाया है, कुछ बच्चों को आपने ज़मीन पर बैठाया है। अगला क्वेश्चन, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी सिंपल, सरल साधारण क्वेश्चन। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं। ठीक है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं, ये तो ऑप्शन सही है। बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ होती हैं, तो बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ नहीं बल्कि नगर निगम होते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ नहीं, नगर निगम होते हैं, और नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं, और निगम पार्षद एक चुनावा सदस्य होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी आपका इसमें राइट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, क्या ये उसका खुद का रोजगार है? नहीं। एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता यानी कि कॉस्मेटिक ब्रांड सेल्स वीमेन, क्या उसका अपना खुद का रोजगार है? या फिर एक रिक्शा चलाने वाले का खुद का रोजगार है? या फिर एक कॉल सेंटर की कर्मचारी, उसका खुद का रोजगार? तो यहाँ पे जो एक रिक्शा चालक है, जो एक रिक्शा चलाने वाला है, इसका अपना खुद का रोजगार है, ये किसी की नौकरी नहीं कर रहा है। क्योंकि स्वरोजगार का मतलब होता है स्वयं अपने लिए रोजगार का
खुद सृजन करना, दूसरे की नौकरी ना करना ही स्वरोजगार है, खुद का रोजगार है। क्वेश्चन कहता है राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर जमीन है। राजीव के पास 15 एकड़ जमीन है, उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकार बैंक से मिला है, यानी कि उसको 1 लाख रुपए मिला है सरकार से बीज खरीदने के लिए। वह संभवतः किस परिवार से है? वो दुकानदार है? नहीं, उसके पास 15 एकड़ जमीन है तो वो दुकानदार नहीं है, वो छोटा किसान नहीं, वो बड़ा किसान है। खेत मजदूर भी नहीं है, वो एक बड़ा किसान है। सीधा सा आंसर है इसका, 15 एकड़ जमीन वाला बड़ा किसान है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। क्लास हमारी कंप्लीट होने वाली है, कैसी रही क्लास कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, या फिर आपका एंग्लो इंडियन समुदाय, या फिर महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। महिला आरक्षण विधेयक को मई 2008 में, कब की बात है, मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था और एक स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसे वर्ष 2010 में सदन में पारित किया गया और अंत में लोकसभा को प्रेषित किया गया है। हालांकि ये बिल 15वीं लोकसभा के साथ लैप्स भी हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी क्लास कैसी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चाहते हैं तो हम इसी तरीके के 100 क्वेश्चन का कलेक्शन 4-5 अगर वीडियोज दे दें तो आपका इनफ रहेगा। आमार जिबारी एक डैश के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। तो ये आपकी जो है आमार जिबारी एक गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है, ठीक है। और आमार जिबारी किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो गया। क्लास हमारी कंप्लीट हुई, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कैसी रही क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।